हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विविध यानी प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे प्रश्न को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में वही प्रश्न को करेंगे जो पिछले कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगे भी ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का पहला प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न में है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज जो है विदेशी यात्री है, ठीक है, और भारत का सबसे पहले ये दौरा किए थे। और ये जो प्रश्न पूछा गया है ये पूछा गया है एसएससी 2002 में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे टू में है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन केंद्र नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 2, पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और फिर से आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन केंद्र नहीं था? यहाँ पे नहीं है तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं भी पूछता है लास्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ना, ये प्राचीन भारत में विधा केंद्र जो था ना वो नहीं था, ठीक है। विधा केंद्र नहीं था, अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे थ्री में है, शून्य की खोज किसने की? तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्ट ने, ठीक है। और ये जो प्रश्न पूछा गया एसएससी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 4 में है, महापाषाण संस्कृति जो इसका काल रहा है ये रहा है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, यानी कि कब्रों, ठीक है। और ये जो प्रश्न पूछा गया एसएससी 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र, ठीक है। और देखिए ये जो प्रश्न है कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ, आरआरबी 2005 में, आरएएस आरटीएस 1992 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ठीक है। और ये भी रेलवे 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7, हितोपदेश के लेखक हैं? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों ये सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, हितोपदेश के लेखक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नारायण पंडित, ठीक है। और ये जो प्रश्न है रेलवे 2004 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भरत मुनि ने, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, और एक है दोस्तों शक संवत। तो शक संवत जो आरंभ हुआ था वो 78 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, ठीक है। और ये रेलवे 2004 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कंबोडिया में। और ये जो प्रश्न है रेलवे 2004 और CGPSC 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शिकार, ठीक है। उन लोग शिकार करके अपना मनोरंजन किया करते थे। और देखिए ये जो प्रश्न है रेलवे 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 12 में है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ताम्रपाषाण युग को, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी 2001 में।
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 13 में है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भास हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भास होगा। और ये जो प्रश्न पूछा गया है ये पूछा गया बीपीएससी 1999 में। ठीक है, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में स्थित है और यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी 1998 में पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 में है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन हैं। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मिलिंद पन्हू। ठीक है, उस स्रोत का नाम बताइए जो यहाँ पे है बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिलिंद पन्हू। और ये पूछा गया है बीपीएससी 1994 में। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है उस स्रोत का नाम, ये तो हो गया। 16 में है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रो मैग्नन मनुष्य। ठीक है, ये जो है दोस्तों आधुनिक मानव के हाल पूर्वज है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी 1994 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17 में है ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि अरिकमेडु से। ठीक है, और ये जो प्रश्न देखिए पूछा गया यूपीपीसीएस 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18 में है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राह्मी। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 19 में है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव के द्वारा जो अनाज प्रयोग में लाया गया था वो अनाज था दोस्तों गेहूं एवं जौ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा गेहूं एवं जौ। और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 1997 में। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों 20 कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि हरिसेन जो है ये हर्ष से संबंधित है, ये गलत है। बाकी देखिए रविकृति जो है दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और भवभूति जो है ये कन्नौज के यशोवर्मन से संबंधित है, और जो दंडी है ये संबंधित है नरसिंह वर्मन से। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 1997 में। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि रुद्रदमन के अभिलेख से। ठीक है, रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडो के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरिकमेडु को। ठीक है, इनको ज्ञात था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 1997 में। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर रहकर दफनाया करते थे उस टाइम, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 1997 में। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये देखिए एमपीपीएससी 2003 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 25 में है सुमिलित कीजिए, इसमें आपको सुमिलित करना है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ए का 2 होगा, ए का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ए का 2 होगा,
और बी का 3 होगा और सी का 1 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, मतलब ये जो स्थित है दोस्तों, देखिए जैसे रामेश्वरम जो है ना, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और द्वारका जो है ये स्थित है गुजरात में, द्वारका गुजरात में स्थित है। सारनाथ जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और महाकाल मंदिर जो है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ए का 2 होगा, बी का 3 होगा और सी का 1 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आप अगला प्रश्न करते हैं। 26 में है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, भारतवर्ष के लिए इंडिया जो शब्द दिया था ये दिए थे दोस्तों किसने? हेरोडोटस ने। ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा गया है ये पूछा गया है UPPCS 2017 में। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रो मैग्नन मानव। ठीक है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव जो है ये नवीनतम समझा जाता है। और ये जो प्रश्न है RAS RTS 1994-95 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है, इतिहास के पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हेरोडोटस से संबंधित है। ठीक है, हेरोडोटस से। और ये जो प्रश्न पूछा गया RAS RTS 1994 और 95 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। ठीक है, सिंधु व झेलम के बीच। और ये प्रश्न पूछा गया UPSC 2006 में। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। और ये प्रश्न पूछा गया UPSC 2001 में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और यही सारे प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 31 में है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सोहगौरा ताम्रपत्र। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया UPSC 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 32 में है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये वाला 4 3 2 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम है। तो इसका देखिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए और उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में है 4 3 4 3 2 1। ठीक है, तो पहले जो था दोस्तों नगर संस्कृति था, उसके बाद 3 वाला यानी कि लोहे का हल, उसके बाद 2 वाला यानी कि हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के, और उसके बाद जो आया था वो था सोने के सिक्के। ठीक है, इसका जो कालानुक्रम है यही था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 33 में है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि खरोष्ठी। खरोष्ठी एक ऐसी लिपि थी दोस्तों जिसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, और ये प्रश्न पूछा गया UPSC 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 34 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मनीग्राम। ठीक है, मनीग्राम जो है दोस्तों ये व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 35 में है, पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख
शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 600 वर्ष होगा। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी 1997 में। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ए का 4 होगा, ठीक है, ए का 4 होगा, बी का 3 होगा और सी का 1 होगा और डी का 2 होगा। ठीक है, डी का 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे गुप्त जो है ये संबंधित है दोस्तों देवगढ़ से, चंदेल जो है ये संबंधित है खजुराहो से, और चालुक्य जो है ये संबंधित है बादामी से, और पल्लव जो है ये संबंधित है पनमैल से। ठीक है, पनमैल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी 1997 में। अगला प्रश्न करेंगे 37 में है, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में उसकी राजधानी है। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1। ठीक है, चेर जो राज्य है दोस्तों इसकी जो राजधानी है करयूर या वांजी है। ए का 1 होगा और बी का 2 होगा, यानी कि चोल जो है ये संबंधित है पूहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर से। ठीक है, और सी का जो है दोस्तों ये संबंधित है 3 वाला से, यानी कि कोकाई एवं मदुराई। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 38 में है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के जो लेखक थे ये थे विशाख दत्त, और ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 39 में है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, कर्मवाद का जो सिद्धांत है ये बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में एक जैसी है। ठीक है, इनकी जो धारणा है एक जैसी है, कर्मवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न करेंगे 40, बिहार महान धार्मिक केंद्र है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि इस सभी के लिए। ठीक है, यानी कि सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए, यानी कि जो भी मतलब यहाँ पे धर्म था दोस्तों, सभी यहाँ पे धर्म था बिहार का में, जो भी मतलब सिख थे, जैन थे और बौद्ध थे, ये सभी जो थे बिहार से ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 41 में है, कौन सुमेलित नहीं है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि जैन धर्म जो है ये बाइबल से संबंधित नहीं है, बाकी हिंदू धर्म जो है ये गीता से संबंधित है, बौद्ध धर्म धम्मपद से संबंधित है, और मुस्लिम जो धर्म है ये कुरान से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो डी है दोस्तों ये संबंधित नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 42 में है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि कर्पूरमंजरी हर्ष से। ठीक है, ये संबंधित नहीं है। बाकी देखिए ऑप्शन बी में जो है मालविकाग्निमित्र ये कालिदास से संबंधित है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त से संबंधित है, और सौंदर्यानंद ये संबंधित है अश्वघोष से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ये जो है दोस्तों ये संबंधित नहीं है, और ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 43 में है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तो 43 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि तांबा। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा गया देखिए 2012 में पूछा गया है, बहुत बार ये रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 2012 तक। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 44 में है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग बाय दिया गया है। तो देखिए नंबर 1 में है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। ठीक है, और 2 में है, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का
प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। अगला है 5वीं शती ईस्वी में कौन के यानी कि साइन का सिद्धांत ज्ञात था। और 4 में है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का ये ऑप्शन सी होगा। और इसका देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि केवल 1, 3 और 4, ठीक है, 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 में देखिए क्या है, 1, 3, 4 में देखिए एक में है दोस्तों ये वाला, और 3 में है ये, और 4 में ये है, यानी कि जो 2 है दोस्तों ये समानित नहीं है, ठीक है, ये गलत है। संदर्भ, और यहाँ पे बोल रहा था ना कि प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो 1 सही है, 2, 3 सही है और 4 सही है, बाकी जो 2 वाला है ना ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 45 में है प्राचीन भारत में योद्धेय कौन थे। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि एक गणतांत्रिक जनजाति, ठीक है। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न पूछा गया CDS 2015 में। अगला प्रश्न करेंगे 46 में है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि नाटककार के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया UPSC 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।